मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज आप लोगों के लिए मैं एक और इम्पोर्टेंट चैप्टर लेकर आया हूँ जो कि यह क्लास 9th और 10th दोनों के लिए उतना ही यूजफुल होगा जितना 9th के लिए उतना ही यूजफुल होगा आपका 10th के लिए, क्योंकि आपको सबसे पहले तो अगर हम स्टार्ट करते हैं कोई भी चीज़ मैथमेटिक्स खासकर पढ़ने के लिए तो हमें संख्या के बारे में पता होना चाहिए। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं उसी संख्या से। सबसे पहले हम बात करते हैं प्राकृत संख्या, जिसको इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहा जाता है। और यह होता क्या है, तो गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। कोई भी चीज़ हम गिनना, आपको कोई भी चीज़ गिनना स्टार्ट करना हो तो आप गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 आगे तक बढ़ते जाते हैं। हम लोग गिनना स्टार्ट करते हैं तो 1 से स्टार्ट करते हैं, इसलिए सबसे छोटी प्राकृत संख्या आपका 1 होता है। बहुत बार क्वेश्चन में पूछा जाता है कि बताइए सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है, तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या आपका 1 हो जाएगा। फिर पूछ सकता है कि सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो प्राकृत संख्या हम बड़ी नहीं बता सकते कि आगे 4 5 6 ऐसे बढ़ते जाता है, उसका अनंत है, हम बता नहीं सकते कि वो सबसे बड़ी प्राकृत संख्या कौन है। उसके बाद आता है आपका पूर्ण संख्या। तो इसी प्राकृत संख्या के समूह में केवल शून्य को शामिल कर दिया जाता है तो आपका बन जाता है पूर्ण संख्या। मतलब ये आपका प्राकृत संख्या गिनती की संख्या था 1 2 3 4, और उसी में केवल हम 0 शामिल कर दिए तो ये बन गया पूर्ण संख्या। अब इसमें हम बहुत सारा क्वेश्चन देखे हैं कि क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है, तो बिल्कुल जितना भी प्राकृत संख्या है वो पूर्ण संख्या में आ जाता है, लेकिन इसका विपरीत सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या नहीं होता है। उसके बाद आता है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या आपका होता है धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या और शून्य को सम्मिलित रूप से पूर्णांक संख्या कहते हैं। और पूर्णांक संख्या में आपका माइनस वाला भी आ जाएगा, प्लस वाला भी आ जाएगा और साथ में शून्य भी आ जाएगा। इन सारी संख्याओं को एक साथ मिला दिया जाता है तो बनता है पूर्णांक संख्या। जैसे -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 आगे बढ़ते चल जाएगा। फिर इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है क्या इसमें सबसे छोटी पूर्णांक संख्या बता सकते हैं, तो बिल्कुल नहीं। इसमें छोटी हम ना तो सबसे छोटी संख्या बता सकते हैं और ना ही सबसे बड़ी संख्या बता सकते हैं। और इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए सभी प्राकृत संख्या पूर्णांक संख्या है, तो बिल्कुल है, क्योंकि इसके बाद आप देख सकते हैं कि जितना भी प्राकृत है इस सब प्राकृत के बाद उसमें आ रहा है। तो जितना भी प्राकृत है वो पूर्णांक है, लेकिन जितना भी पूर्णांक है वो प्राकृत नहीं है, क्योंकि 0 भी प्राकृत में नहीं आता है, माइनस वाला भी प्राकृत में नहीं आता है। उसके बाद पूछेगा कि क्या सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या है, तो बिल्कुल। आप देख लीजिए यहाँ से 0 से स्टार्ट कर रहे हैं तो उसके बाद यहाँ से सब पूर्ण संख्या आ जा रहा है, लेकिन क्या सभी पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या है, तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ माइनस वाला है और इसमें माइनस वाला नहीं है, तो सभी पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या नहीं होते हैं। और इसमें ना तो हम सबसे छोटा बता सकते हैं और ना ही सबसे बड़ा बता सकते हैं। हाँ, पूर्णांक संख्या 2 प्रकार का होता है, एक होता है धनात्मक पूर्णांक और एक होता है ऋणात्मक पूर्णांक। तो फिर आप पूछिएगा कि शून्य सर क्या होता है, तो शून्य ना तो धनात्मक होता है और ना ही ऋणात्मक होता है। केवल धनात्मक होता है। यहाँ से इधर वाला जाइए तो धनात्मक पूर्णांक है, इसके इधर वाला जाइए तो ऋणात्मक पूर्णांक है। और इसमें पूछा जाए क्या सबसे बड़ा और सबसे बड़ा छोटा बता सकते हैं, तो नहीं बता सकते, क्योंकि आपको पता है कि माइनस में जितना बड़ा होता है वो उतना ही छोटा कहलाता है। जैसे -5 और -7 में कौन बड़ा है, तो आपका बड़ा है -5। माइनस में जितना बड़ा होता है वो उतना ही छोटा कहलाता है, और जितना छोटा होता है वो उतना ही बड़ा कहलाता है। लेकिन प्लस वाला में जो बड़ा होता है वो बड़ा ही होता है। जैसे 1 और 2 में बड़ा कौन है, तो 2 बड़ा है, 1 आपका छोटा है। लेकिन हम यही पूछते हैं कि -1 और -2 में कौन बड़ा है, तो आपका -1 बड़ा है। तो इसलिए इधर जितना आप बढ़ाते जाओगे -6 -7 -8 -9, तो ये घटते जा रहा है आपका। और इस सिंपल अगर बात बोले तो ये संख्या रेखा पर ये सब टोटल संख्या आता है, और संख्या रेखा पर हम दाएं तरफ चलते हैं, दाएं तरफ चलते हैं तो बढ़ते जाता है, जबकि बाएं तरफ चलते हैं तो घटते जाता है। और ये धनात्मक पूर्णांक आपको समझ में आ गया होगा, 2 प्रकार का होता है, एक धनात्मक पूर्णांक और एक ऋणात्मक पूर्णांक। पूर्णांक 2 प्रकार के, धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक। उसके बाद होता है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या के बारे में हम पहले भी वीडियो में जिक्र किए थे, लेकिन फिर से आज बता देंगे आपको। वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके उसे परिमेय संख्या कहा जाता है, जहां Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्योंकि हम आपको उस दिन भी बताए थे कि अगर मान लो कोई संख्या परिमेय संख्या तो बाटा में होना चाहिए, और यह बाटा में होने के लिए हम ऊपर वाले को P बोलते हैं और नीचे वाले को Q बोलते हैं। तो मान लीजिए ऊपर कुछ आ रहा है संख्या और नीचे Q आपका 0 हो जा रहा है, तो ये हो जाएगा अपरिभाषित, इन्फिनिटिव, और इसका मान अपरिभाषित। अपरिभाषित का मतलब हम उसका परिभाषा ही नहीं दे सकते, और परिभाषा ही नहीं दे सकते मतलब हम बता ही नहीं सकते वो प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय, कोई भी संख्या हम बता ही नहीं सकते, कोई परिभाषित ही नहीं कर सकते। इसलिए Q 0 नहीं होना चाहिए।
उसके बाद आपका देखो देखिए थोड़ा सा यहाँ कि जितने भी प्राकृत है, जितने भी पूर्ण है, जितने भी पूर्णांक है, वो सब के सब परिमेय में आ जाते हैं। लेकिन जितने भी परिमेय संख्या है वो ना तो प्राकृत होता है और ना ही पूर्ण होता है और ना ही पूर्णांक होता है। आप यहाँ देख सकते हैं बहुत सारा क्वेश्चन यहाँ फंस जाता है कि क्या सर जीरो परिमेय संख्या है? तो बिल्कुल जीरो परिमेय संख्या है। और आप पूछिएगा कि सर ये तो बटा में नहीं है सर, तो ये परिमेय संख्या कैसे हो गया? क्योंकि वह बटा में होना चाहिए तब ना परिमेय संख्या होगा। तो आप ये भी जानते होइएगा कि हम हर किसी के बटा में एक लगा सकते हैं, तो इसके भी बटा में एक लगा सकते हैं, मतलब इस सब के बटा में एक लगा सकते हैं, इस सब के बटा में भी एक लगा सकते हैं, इस सब के बटा में भी एक लगा सकते हैं, तो ये बन जाएगा आपका परिमेय संख्या। अब थोड़ा सा यहाँ उस दिन भी हम जिक्र किए थे कि परिमेय संख्या जो होता है ना वो सबसे सरलतम रूप होता है। जैसे 1/2 इसी का रूप है ना 2/4, लेकिन ये परिमेय नहीं है, ये परिमेय है। ये क्योंकि इससे छोटा हम इसको काट करके नहीं कर सकते, इससे छोटा 1/2 और 2/4, तो आपका इसको काटने वाला है अभी 1 और यह है 2, तो ये भी 1/2 है, 1/2 है। जैसे हम बोले कि 3/5, क्या ये परिमेय संख्या है? तो बिल्कुल इसको हम अब काट करके छोटा नहीं कर सकते हैं। और अब इससे अब ये P होता है और ये होता है आपका Q। आपको पता है कि P और Q का मौसा निकाले तो 1 आना चाहिए, तो वो परिमेय संख्या होता है, या जिसका गुणनखंड 1 है। जैसे 3 को 1 के अलावा कोई दूसरा गुणनखंड है का मतलब 1 के अलावा कोई ऐसा संख्या है जो 3 को भी काट दे और 5 को भी काट दे? तो 1 के अलावा और कोई संख्या नहीं है जो कि 3 को भी काट दे और 5 को भी काट दे, तो ये आपका परिमेय हुआ। लेकिन हम इसी का बात करें कि 3/6, तो 3/6 ये परिमेय नहीं है। क्यों परिमेय नहीं है? क्योंकि इसको भी हम काट सकते हैं, 3 एकम 3, 3 दूना 6, अब ये आया 1/2, मतलब ये परिमेय हुआ, ये 3/6 परिमेय नहीं था। तो फिर आप पूछेंगे सर ये तो था क्या? तो इसके बोलते हैं समतुल्य परिमेय। समतुल्य परिमेय, समतुल्य परिमेय जो उस मतलब अनुपात उसका अभी पूरा कटा नहीं है, अभी कटने वाला होगा। चलिए अब हम थोड़ा सा अपरिमेय संख्या के बारे में आपको बता देंगे कि अपरिमेय संख्या वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे √2, √3, √5, √6। आप पूछेंगे सर √4 क्यों नहीं लिखे हैं? तो √4 हम इसलिए नहीं लिखे हैं क्योंकि √4 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 2, और 2 वर्गमूल का मतलब होता है कि 2 को 2 के बदले 1 2 बाहर हो जाएगा और यह परिमेय संख्या बन जाता है, ना कि अपरिमेय संख्या। तो जितना भी जैसे 1 का स्क्वायर होता है आपका 1, 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16, तो ये जितने भी संख्या आपका होता है ना, ये सब के सब इसका वर्गमूल का बात कीजिए तो ये सब परिमेय होता है, ना कि अपरिमेय। क्योंकि 16 का वर्गमूल हो जाएगा 4, 9 का वर्गमूल हो जाएगा 3, 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2, 1 का वर्गमूल हो जाएगा 1, और ये सब रूट में होते हुए भी परिमेय कहलाते हैं, ना कि अपरिमेय। और यह आपको एग्जाम में क्लास 10th का बात करें या क्लास 9th का बात करें, एग्जाम में हमेशा 1 नंबर का यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है और कौन अपरिमेय संख्या है। अब हम केवल स्पेशली प्राकृत संख्या के बारे में समझेंगे। प्राकृत संख्या का भी कई रूप होता है, जैसे आपका सम संख्या हो गया, विषम संख्या हो गया, भाज्य संख्या हो गया, अभाज्य संख्या हो गया। तो सबसे पहले हम समझेंगे सम संख्या किसे कहते हैं। तो वैसी प्राकृत संख्या, ये जितने भी संख्या वो सब के सब प्राकृत संख्या में आते हैं। तो वैसी प्राकृत संख्या जो 2 से पूरा भाग लग जाए उसे सम संख्या कहते हैं। जो 2 से पूरा भाग लग जाए उसे सम संख्या, जैसे 2, 4, 6, 8, 10 आगे बढ़ते चल जाएंगे, 2 का अंतर होगा, वो सब सम संख्या कहलाएगा। अब सम संख्या पिछला बार एग्जाम 2020 में आपका मैट्रिक एग्जाम 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था कि सम संख्या का रूप क्या होता है। सम संख्या का रूप क्या होता है? तो सम संख्या का रूप देखिए, आप थोड़ा सा जितने भी संख्या लिखे हैं 2, 4, 6, 8, इस पर थोड़ा सा जिक्र करते हैं। इसको 2 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 1, 4 को लिख सकते हैं 2 गुना 2, 6 को लिख सकते हैं 2 गुना 3 और 8 को लिख सकते हैं 2 गुना 4। मतलब हम क्या देख रहे हैं कि अगर वो सम संख्या है इसका मतलब 2 से कट रहा है, और 2 से कट रहा है, पिछला वीडियो में आपको जिक्र भी किए थे कि किसी भी संख्या से कोई संख्या कटता है, इसका मतलब वो संख्या उसके गुणज में होगा। मतलब ये संख्या 2 से कट रहा है कब? जब ये 2 के गुणज में होगा तब। ये सब 2 से कट रहा है मतलब 2 के गुणज में सब है। ये जो है आपको हम इसको मान लेते हैं, ये 2, 1 आया, यहाँ 2 आया, यहाँ 3 आया, यहाँ 4 आया, 5 ऐसे आते जाएगा। तो हम 1 2 3 4 अलग अलग ना लिख करके सीधा लिख देते हैं 2p। मतलब ये जो संख्या का जो रूप होता है वो 2p के रूप का होता है। संख्या का रूप क्या होता है? यहाँ p की जगह पर वो q भी दे सकता है, r भी दे सकता है, m भी दे सकता है, कुछ भी दे सकता है, लेकिन हाँ वो 2 के गुणज में होना चाहिए। जहाँ p क्या है?
तो जहाँ p कोई धनात्मक पूर्णांक है, कोई धनात्मक पूर्णांक है, तो कोई भी पूछेगा कि सम संख्या का रूप क्या होता है, तो 2p का रूप होता है। सम संख्या का रूप क्या होता है, 2p। यहाँ अगर ऑप्शन में कहीं 2m दे दिया जाए तो वो भी सही है, अगर ऑप्शन में 2q दिया जाए तो भी सही है, बस वो सम संख्या है, मतलब 2 के गुणज में होना चाहिए तो उसे सम संख्या कहेंगे, नहीं तो सम संख्या नहीं होगा। चलिए अब थोड़ा सा हम समझते हैं विषम संख्या। तो विषम संख्या वैसी प्राकृत संख्या जो 2 से पूरा पूरा भाग ना लगे उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे आपका 1 2 से कटेगा, नहीं कटेगा, आपका हो जाएगा 2 नहीं 3 5 7 9 11, ठीक है। और विषम संख्या, तो पूछता है कि विषम संख्या का रूप क्या हो सकता है, तो विषम संख्या का रूप होता है 2p प्लस 1, 2p प्लस 1 या 2p माइनस 1, 2p प्लस 1 या 2p माइनस 1। जैसे आपका ये 1 है तो हम इसको लिख सकते हैं 2 गुना 1, 2 गुना 1 माइनस 1। फिर इसको लिख सकते हैं 2 गुना 2 माइनस 1। फिर इसको लिख सकते हैं 2 गुना 3 माइनस 1। फिर इसको लिख सकते हैं 2 गुना 4 माइनस 1। आप चेक कर लीजिए, 2 एकम 2 और 2 में से 1 घटेगा तो आएगा आपका 1। 2 दुना के 4, 4 में से 1 घटेगा तो आपका आएगा 3। 2 तिहाई 6, 6 में से 1 घटेगा तो आएगा आपका 5। फिर 4 दुना के 8, 8 में से 1 घटेगा तो आएगा 7। ऐसे ही हम देख रहे हैं कि ये 2 आएगा, साथ में वो संख्या आएगा, मतलब वो एक बार गुणज में है कि 2 बार के गुणज में है, 3 बार गुणज में है, मतलब हम इसको 2 कह देते हैं और ये इसको 1 2 3 4 ये जो है इसको हम p मान लेते हैं, ठीक है। और प्लस माइनस 1, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे, जैसे मान लीजिए 3 का बात करते हैं तो 3 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 1 और प्लस 1, 2 एकम 2 और 1 जोड़ देंगे तो 3 हो जाएगा। फिर 2 गुना 2 और प्लस 1, 2 गुना 4 और 1 5 का हो जाएगा। फिर 7 का बात करें तो 2 गुना 3 और प्लस 1, 6 और 1 7। तो 2p प्लस 1 और 2p माइनस 1, अब ऑप्शन में जो है वो आप लगा दीजिएगा। तो विषम संख्या का रूप होता है या तो 2p प्लस 1 या 2p माइनस 1, जहाँ p क्या है, तो p कोई धनात्मक पूर्णांक है, जहाँ p कोई आपका धनात्मक पूर्णांक हो जाएगा। तो ये हो गया आपका विषम संख्या। सम संख्या जिसका रूप होता है 2p, सम संख्या का रूप क्या होता है, तो 2p के रूप का होता है, जहाँ p कोई धनात्मक पूर्णांक है। और विषम संख्या का रूप, तो विषम संख्या का रूप क्या होता है, 2p प्लस 1 या 2p माइनस 1, जहाँ p कोई धनात्मक पूर्णांक है। और यह पिछला बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन था आपका। अब बात करते हैं भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या एक से बड़ी वैसी प्राकृत संख्या जो एक और स्वयं के अलावा कम से कम एक और संख्या से भाग लगे उसे भाज्य संख्या कहते हैं। अब एक से बड़ी बोला है तो एक से बड़ी हम 2 को चेक करते हैं, और क्योंकि सब प्राकृत संख्या में ही है तो एक सबसे छोटी प्राकृत संख्या होता है 1, 1 के बाद होता है 2, तो 2 को हम चेक करते हैं। और ये बोला है एक से बड़ी वैसी प्राकृत संख्या जो एक और स्वयं एक से, तो एक से तो कोई भी संख्या करता है, 1 से 2 कटेगा 2 बार में। फिर 2 को चेक करते हैं तो स्वयं मतलब खुद से 2 से, तो 2 से भी कटेगा 1 बार में, मतलब 1 से भी कटा, 1 से तो कोई भी संख्या करता है, 2 से भी मतलब स्वयं से भी कटा। क्या 2 और कोई संख्या है जो कि 2 को काट दे, तो और कोई संख्या नहीं है जो 2 को काट दे। इसका मतलब है कि एक और स्वयं के अलावा और किसी से नहीं कटा है तो ये भाज्य नहीं होगा। कम से कम, क्योंकि भाज्य होने के लिए कम से कम 3 संख्या से कटना चाहिए, एक खुद से, एक से और एक और कोई संख्या से कटना चाहिए, तब वो भाज्य कहलाएगा। अब 2 के बाद आता है 3, चेक करते हैं हम 3 को, तो 3 1 से तो सारी संख्या करता है, मतलब ये भी कट जाएगा। 3 स्वयं मतलब 3 से भी कटना चाहिए, तो 3 से भी कट जाएगा 1 बार में, और ये कटेगा 3 बार में। और 3 और कोई संख्या है जो कि 3 को काट दे, तो कोई और संख्या नहीं है जो 3 को काट दे, मतलब ये भी आपका भाज्य नहीं होगा। सॉरी, हाँ, ये भी आपका भाज्य नहीं होगा, ये आपका अभाज्य होगा। तो अभाज्य। उसके बाद बात करते हैं 4 का, तो 4 1 से भी करता है, 4 2 से भी करता है, 4 से भी करता है, मतलब 1 से भी कटा, स्वयं से भी कटा और साथ में 2 से भी कटा, तो ये संख्या आपका भाज्य संख्या कहलाएगा। इसीलिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या आपका 4 है, सबसे छोटी भाज्य संख्या आपका 4 है, ठीक है। उसके बाद 5 भी नहीं कटेगा, 1 से कटेगा, 5 से कटेगा और किसी से नहीं कटेगा, मतलब वह भाज्य है, तो 5 भी आपका भाज्य में नहीं आएगा। 6 8 9 10 11 नहीं आएगा। फिर आपका आ जाएगा
12 ये सब भाज्य आ जाएगा। तो बस याद रखना कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है 4, जबकि अब हम बात करेंगे अभाज्य संख्या। तो एक से बड़ी, इसमें भी है एक से बड़ी संख्या को देखना है। एक से बड़ी वैसी प्राकृत संख्या जो एक और स्वयं के अलावा और किसी संख्या से भाग ना लगे। तो एक से बड़ी संख्या 2 चेक कर लीजिए, 1 से कटेगा 2 से कटेगा, कोई और से कटेगा नहीं कटेगा, मतलब ये संख्या आपका अभाज्य संख्या हो जाएगा। तो सबसे छोटा अभाज्य हमको मिला 2, सबसे छोटा भाज्य 4, सबसे छोटा अभाज्य 2। और ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि बताइए सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का गुणनफल क्या होगा। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 का गुणनफल मतलब गुना कर दीजिए, 4 गुना के 8 हो जाएगा। फिर आपका इस कितना बार क्वेश्चन पूछा गया है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मौसा ज्ञात करें। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है 4 और सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है 2। इसका मौसा निकाल लीजिए। मौसा कैसे निकालते हैं, छोटा वाला से बड़ा वाला में भाग करते हैं, कितना बार में, तो 2 दूना के 4 आ जाएगा 0। और जब शेष 0 आ जाता है तो उसको छोड़ दिया जाता है और देखा जाता है कि अंतिम बार किससे भाग किए थे कि शेष 0 आ गया। मतलब आपका अंतिम बार मतलब अंतिम भाजक क्या है, तो अंतिम भाजक है आपका 2, मतलब आपका HCF हो जाएगा 2। तो ये सब क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा कि सबसे छोटी भाज्य संख्या होता है आपका 4, जबकि सबसे छोटी अभाज्य संख्या होता है 2। आप लोग का ये होमवर्क रहेगा कि कमेंट बॉक्स में 1 से लेकर के 100 तक, 1 से 100 तक के जितने भी अभाज्य संख्या होते हैं वो कमेंट में लिख करके दे दीजिएगा। लगभग हम सभी संख्या के बारे में जान गए हैं और अब हम आपको बताएंगे कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है परिमेय और अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार। तो हम बात करेंगे परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार। परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार। तो परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार 2 प्रकार का होता है। परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। एक होता है शांत और दूसरा होता है अशांत आवृत्ति। एक होता है शांत और दूसरा होता है अशांत आवृत्ति। शांत इस नाम से स्पष्ट है, शांत मतलब शांत। जैसे हम आपको बोले कि 11/2 यह एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है तो क्या इसका दशमलव प्रसार चूंकि 2 प्रकार का होता है तो या तो शांत होगा या अशांत आवृत्ति होगा। कैसे पहचानेंगे कि ये शांत है और कैसे पहचानेंगे कि अशांत आवृत्ति है, तो चलिए आपको हम बताते हैं। नीचे वाला से भाग किया जाता है ऊपर वाला में, मतलब Q से भाग किया जाता है P में, क्योंकि ऊपर वाले को P बोलते हैं, नीचे वाले को Q बोलते हैं। तो Q से भाग किया जाता है P में, भाग करते हैं 2 × 5 = 10, घटाएंगे तो 1 में से 0 घटेगा 1, 1 में से 1 घटेगा तो 0। अब क्या करेंगे दशमलव, ये जब 1 दशमलव उतारते हैं तो यहाँ 1 0 उतारते हैं 10, 2 बार कितना बार पढ़ेंगे कि 10 आ जाएगा, तो 5 बार 2 × 5 = 10, तो आपका शेष 0 आ गया। शेष 0 आ गया, आपको ये पूरा कट गया। क्या ये अब और कटेगा, नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा, क्योंकि इसका शेष 0 आ गया। अब यह नहीं कटेगा, इसका मतलब है इसका शेष क्या आ गया 0। अगर शेष 0 आ जाए तो वो संख्या उसका परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत कहलाता है। अगर वह नहीं कटे, शेष 0 नहीं आए, तो वह अशांत कहलाता है, मतलब वो कभी नहीं कटेगा। शांत मतलब पूरा कट जाएगा, अशांत मतलब पूरा कभी नहीं कटेगा। और पूरा कटेगा कब, जब शेष 0 आएगा तब। जैसे हम दूसरा संख्या का उदाहरण लेते हैं। अब मान लीजिए कि हम 20/3 लिखे हैं, 20/3। क्या ये परिमेय संख्या, क्योंकि P/Q के रूप में है तो परिमेय संख्या है, और परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवृत्ति है। इसलिए भाग करके चेक करते हैं। 3 से भाग करते हैं 20 में, 3 × 6 = 18, 3 × 6 = 18, तो 10 में 0 में से 8 नहीं घटेगा, हाथ लेंगे तो 10 में से 8 जाएगा तो 2, 1 में से 1 जाएगा 0। फिर अब क्या करेंगे, ऊपर से उतारने के लिए कुछ नहीं है तो दशमलव लगा देंगे, और दशमलव लगाते हैं तो 1 0 उतारते हैं, 20 हो गया। तो 3 × 6 = 18, फिर 18। हमेशा क्या आएगा, आप एक चीज नोट कीजिएगा 3 × 6 = 18 कि हमेशा जो शेष आ रहा है ना, वो शेष सबसे पहले तो ये अब कभी कटने वाला है नहीं, कभी नहीं कटेगा, आपका शेष 2 आते चला जाएगा। तो यह नहीं कटा मतलब यह है कभी नहीं कटे, मतलब अशांत, ये कभी रुका नहीं है, अशांत है। और साथ में आवृत्ति का मतलब होता है कि बार बार रिपीट करे, और बार बार रिपीट करता है मतलब हमेशा शेष 2 ही आना। जैसे अभी शेष 2 आ रहा है तो हर एक बार आप चेक कर लीजिए शेष 2 ही आएगा, ये हमेशा 6.666 आगे बढ़ते चला जाएगा। तो ये है आपका अशांत, मतलब कभी कटा नहीं। अशांत मतलब डॉट का मतलब अशांत, कभी कटा नहीं है। आवृत्ति का मतलब बार बार वही रिपीट कर रहा है। अब कोई जरूरी नहीं है कि एक ही अंक रिपीट करे, 4 5 6
अंक जाकर के रिपीट करें। जैसे मान लीजिए कि 1/11, 1/11, तो 1 में भाग करना है 11 से, तो आपका 0 पर भाग करेंगे तो 0, 1 दशमलव फिर 0, फिर 11 पर कितना बार पढ़ेंगे कि 10 आ जाएगा, तो 0 बार पढ़ेंगे तो आ जाएगा 0 फिर 10, जब 1 दशमलव आते हैं तो 1 0, 11वां 99, तो 99 रहेगा, फिर उतरेगा 1, फिर आपका यहाँ दशमलव 1 दिया है तो यहाँ 0 उतार सकते हैं, 0 बार में आपका 0 आएगा, फिर 10, फिर 1 दशमलव होता है तो 0, 11वां 99, मतलब आप क्या आ रहा है 09 09, ये रिपीट करना स्टार्ट करेगा, तो ये भी आपका अशांत आवृत्ति है। 1/11 आपका क्या है, तो अशांत आवृत्ति है, जबकि यही जो पूरा पूरा कट गया मतलब से 0 आ गया तो शांत आवृत्ति होगा। तो आपको आई होप समझ में आ गया होगा शांत किसे कहते हैं, अशांत किसे कहते हैं। अब अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार समझते हैं। तो अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार मात्र एक ही होता है, अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार। अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार मात्र एक प्रकार का होता है और वो होता है अशांत अनावृत्ति। अशांत अनावृत्ति हम उसे कहते हैं जो अशांत का मतलब कभी कटे नहीं और अनावृत्ति मतलब रिपीट भी नहीं करे। जैसे अब आपको बोले कि 1.23557 यह अशांत अनावृत्ति है, क्योंकि दशमलव के बाद कोई ऐसा संख्या नहीं है जो मतलब रिपीट कर रहा है। अब और ये कभी कट नहीं, इसका मतलब होता है कि यह कभी कट नहीं रहा है और साथ में रिपीट भी कभी नहीं कर रहा है। इसलिए जैसे आपका हो जाएगा √2, तो √2 को हम अपरिमेय संख्या कहते हैं, क्योंकि इसका मान होता है 1.414 और ऐसे ही बढ़ते जाता है। फिर आपका कोई ऐसा संख्या फिर आगे कुछ दूसरा होता है, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, मतलब इसका रिपीटेशन नहीं होता है और साथ में कभी करता नहीं है, इसलिए हम इसको अशांत अनावृत्ति कहते हैं। कभी कभी अशांत को अनौसानी भी कहा जाता है, अशांत को अनौसानी, अनौसानी। तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा कि या तो, क्योंकि हम अभी पहले समझाते हैं कि परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार 2 प्रकार का होता है, एक होता है शांत और एक होता है अशांत आवृत्ति। शांत हम उसे कहते हैं जो पूरा पूरा कट जाता है, मतलब आगे रिपीट नहीं करता है, और पूरा पूरा कटेगा कब, जब शेष उसका 0 आएगा तब। जबकि अशांत अनावृत्ति, अशांत आवृत्ति, अशांत आवृत्ति मतलब अशांत का मतलब कभी कटेगा नहीं, आवृत्ति का मतलब वो बार बार सेम संख्या रिपीट करना स्टार्ट कर देगा। फिर आपका हम बताए अपरिमेय संख्या के दशमलव प्रसार तो एक ही होता है और वो होता है अशांत अनावृत्ति। अशांत अनावृत्ति मतलब वो अशांत का मतलब कभी कटेगा नहीं और अनावृत्ति मतलब रिपीट भी नहीं करेगा, तो उसे अशांत अनावृत्ति कहते हैं। आपका पाई, पाई भी एक बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि पाई कैसी संख्या है, तो पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई एक अपरिमेय संख्या है क्योंकि पाई का मान हम लोग लगभग जानते हैं कि 22/7 होता है पाई का मान, और 22/7 मतलब 3.14 लगभग मान कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअली ये आज तक कटा नहीं है। और ये पाई का मान 22/7 एक्चुअली मान नहीं होता है, ये लगभग मान होता है। आपको थोड़ा सा बता दें कि ये पाई का मान होता है 22/7। क्वेश्चन में पूछा गया था ऑब्जेक्टिव में कि बताइए निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है। निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या था, ऑप्शन में था √2, √3, 22/7 और आपका था पाई। ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। तो हम लोग क्या सोच रहे थे कि √2, √3, पाई तो एक अपरिमेय संख्या है और पाई का मान ही होता है 22/7, तो ये भी अपरिमेय होगा। लेकिन एक्चुअली ये अपरिमेय नहीं होता है, ये परिमेय संख्या होता है, क्योंकि पाई का एक्चुअल मान 22/7 नहीं होता है, पाई का लगभग मान होता है 22/7, इसलिए यह परिमेय संख्या है, जबकि ये तीनों के तीनों अपरिमेय संख्या है। थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि पाई का 22/7 जो मान होता है वो लगभग मान होता है, एक्चुअल मान नहीं होता है। अब हम तो ये जान गए कि परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत अशांत आवृत्ति, फिर अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत अनावृत्ति। ये कैसे निकाले आप, तो भाग दे करके चेक कर रहे थे आप। जैसे मान लीजिए कि हम 11/2 को बताए थे, तो इसको 2 से भाग के 11 में 5 बार में आया 10, फिर घटाया तो 1, 0.02 बचे 10, मतलब ये पूरा पूरा कट गया था, शेष 0 आ गया था, पूरा पूरा कट गया तो ये शांत हो गया। फिर अगर अशांत आवृत्ति का बात किए थे 20/3, तो 3 से भाग किए 20 में, तो 3 से कटा, 3 6 18, शेष आया 2, फिर 0.0, 3 6 18, शेष आया 2, मतलब शेष अब हमेशा 2 आते रहेगा और ये 6 रिपीट करेगा, मतलब ये अशांत कभी कट नहीं रहा है, अशांत। और आवृत्ति मतलब 6 ये रिपीट कर रहा है। फिर ऐसे ही बताया आपको अशांत अनावृत्ति, मतलब यह रिपीट भी नहीं करेगा और कभी कटेगा भी नहीं।
तो इसलिए, लेकिन अब से क्वेश्चन 2 नंबर का पूछा जाता है एग्जाम में कि आप क्लास 10th का ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये 100% हर बार पूछा ही जाता है। जैसे एक क्वेश्चन पर आपको बताएंगे, जैसे बोल देगा कि 17/8, और जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके उसे परिमेय कहते हैं। 17/8, तो क्वेश्चन रहता है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के बताए कि 17/8 परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। बिना लंबी विभाजन मतलब आपको भाग नहीं करना है, ऐसे बताना है कि यह शांत है या अशांत आवृत्ति है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ऊपर वाले को P बोलते हैं, नीचे वाले को Q बोलते हैं। मतलब P का मान आपका 17 है और Q का मान 8 है, और इसका आंसर निकालने के लिए कि हमको भाग नहीं देना है, फिर भी बताना है शांत है या अशांत आवृत्ति। तो इसके लिए आप क्या कीजिएगा कि सबसे पहले देखिएगा ये कटने वाला होगा तो इसको काट लीजिएगा, अगर कटने वाला नहीं है तो छोड़ देंगे। तो 17/8 अब किसी संख्या से नहीं कटेगा, केवल एक के अलावा। तो हम क्या करेंगे, तो Q का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। Q का अभाज्य गुणनखंड, Q क्या है आपका 8 है, तो 8 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए। 2 से 4, 2 से 2, 2 से 1, और यह नहीं कटेगा, मतलब ये 2 का पावर 3 आया। तो देखिए सबसे पहले Q का अभाज्य गुणनखंड करते हैं, और Q का अभाज्य गुणनखंड के बाद क्या करते हैं, इसका देखते हैं कि अगर Q का अभाज्य गुणनखंड करने पर Q का अभाज्य गुणनखंड 2 का पावर m गुना 5 का पावर n के रूप का होगा, तो ये शांत कहलाएगा, और अगर इसके अलावा कुछ भी होगा तो ये अशांत आवृत्ति कहलाएगा। तो आपको लगेगा कि सर आप बोले थे 2 का पावर m मतलब 2 की कुछ पावर होना चाहिए और 5 का भी कुछ पावर होना चाहिए, तो इसमें तो 2 का सिर्फ पावर है, 5 का पावर है ही नहीं, तो फिर क्या होगा। तो ऐसा नहीं, देखिए ये अगर केवल 2 भी है तो भी शांत होगा, केवल 5 भी है तो भी शांत होगा, और 2, 5 दोनों है तो भी शांत होगा। इसके अलावा और कुछ भी इसमें आ जाता है तो वो अशांत आवृत्ति होगा। जैसे आप पूछेंगे फिर तो 5 क्या है, तो हम जानते हैं कि किसी चीज का पावर 0 उसका मान 1 हो जाता है, किसी चीज का पावर 0 उसका मान 1 होता है। तो हम ऐसा नहीं कर सकते हैं 5 का पावर 0 कर दीजिए, क्योंकि इसका मान 1 हो जाएगा, और 1 में गुना करेंगे 2 का पावर 3 से, तो 2 का पावर 3 ही रहेगा, मतलब आपका कोई मान में फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब आपको दिख रहा होगा कि इसमें 2 भी है और 5 भी है, 2 भी है और 5 भी है। तो लिखेंगे कि चूंकि Q का अभाज्य गुणनखंड 2 का पावर m गुना 5 के पावर n के रूप का है, इसलिए 17/8 का दशमलव प्रसार शांत होगा। और यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, ये आपका शायद 2020 का एग्जाम क्लास 10th का 2020 का क्वेश्चन है, और यह 9th का भी बहुत उतना ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चैप्टर नंबर 1 में ही पढ़ा जाता है इसको।